हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। सो लास्ट क्लास में हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बातें की थी। अगर आपने किसी भी कारणवश हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जा कर के उनको देख सकते हैं। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक नया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया चैप्टर है आपका, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो हम सिर्फ हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे, जीन्स के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। जो जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर मेंडल हैं। तो ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट करने की वजह क्या थी, उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया। उसके अलावा मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने उसके वर्क को रिडिस्कवर किया। तो इन सभी बातों के हमें बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, देन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, तो और उसके बाद में मेंडल के लॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? तो हम ये बोलेंगे कि वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। हम क्या बोलेंगे कि हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। कहाँ से? फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसी को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। अब ये तो बात हो गई। अब सवाल ये पूछते हैं कि वाई डू चिल्ड्रन रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। बच्चे जो हैं अपने पेरेंट को रिजेंबल करते ही क्यों हैं? आपको जो पिछला चैप्टर था हमने वहाँ पे बताया था कि दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कंसिडर्ड बेटर स्ट्रेटेजी एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल के केस में वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस ही तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं फॉर इवोल्यूशन। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते ही क्यों हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल पार्टनर एज वेल एज फीमेल पेरेंट, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स होते हैं, वो जीन्स पास करते हैं अपने बच्चों को। द पेरेंट्स विल पास द जीन्स, ठीक है, थ्रू गैमेट्स। हम क्या बोलेंगे कि जीन्स पास करते हैं थ्रू गैमेट की हेल्प से। अब क्या होगा? अब ये जो जीन होते हैं दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये जीन क्या करेंगे? दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स किसी भी इंडिविजुअल के। तो जो चिल्ड्रन है, सो वी कैन से दैट द चिल्ड्रन रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। द आंसर इज जीन्स की वजह से। ये जो जीन हैं, ठीक है, इनका ट्रांसफ़र हो रहा होता है। किसकी वजह से होगा? किसके थ्रू होगा? ये गैमेट के थ्रू होगा। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, आप जानते हो, स्पर्म और ओवम। ठीक है, और ये जो जीन हैं ये क्या कंट्रोल करते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जीन के बारे में बात करें तो जीन होता ही क्या है? ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन जीन। तो जीन क्या होगा कि ए फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, क्रोमोसोम जितने भी हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे। एंड जीन इज़ कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? जीन ही होती है। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या हुआ? क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? कितने क्रोमोसोम होंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि एक चीज़ होता है क्रोमेटिन, एक स्ट्रक्चर होती है क्या? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि जीन्स कैरी करती है। हमने क्या बोला कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
जो जीन्स कैरी करती है कहाँ प्रेजेंट होगी? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज जीन्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है। तो जब सेल डिवीज़न होगा तो ये क्रोमेटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से अगर है ये, तो ये कंडेंस हो जाता है और वो क्या बना लेता है? पूरा एक क्रोमोसोम बना लेता है। ये मान लो क्रोमोसोम हुआ, तो ये किससे बना है? क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंसेशन से बना है। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमेटिन है, इट विल कंडेंस एंड इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? आप सभी ने अच्छे से पढ़ा भी होगा ये कि देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, 46 होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं 23 पेयर्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो जिनमें से जो 22 पेयर हैं, द 22 पेयर आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। उनको क्या बोला जाएगा? ऑटोसोम्स बोला जाएगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि 22 पेयर को क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। ठीक है, यानी कि 44 क्रोमोसोम क्या हुए? ऑटोसोम। एंड 1 पेयर जो हो गया, 1 पेयर कुछ भी हो सकता है। अगर मेल है तो वहाँ पे XY होगा, अगर फीमेल है तो वहाँ पे XX होगा। तो इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर एक दूसरा नाम होता है एलोसोम्स। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज इन योर NTSC एग्ज़ाम्स कि कितने क्रोमोसोम हैं हमारे अंदर? 46, यानी कि 23 पेयर होंगे। उनमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स के होते हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसको एलोसोम्स भी बोला जाता है। एक चीज़ और कि बायोकेमिकली अगर जब देखा जाए तो जीन इज़ ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA। जीन है क्या? DNA का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग रेप्लिकेशन, जिसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेशन भी कर सकता है, एक्सप्रेशन भी शो कर सकता है, एज वेल एज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि वो म्यूटेट हो गया है, उसके अंदर कुछ चेंज आ गया है। ठीक है, देन जीन कैन बी डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ DNA। बता दिया ना ये बात है कि DNA की यूनिट होती है ऑन ए क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर DNA है, DNA की यूनिट क्या है? जीन है। ठीक है, विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन, जो कि किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस को गवर्न करता है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जीन के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम देख लेते हैं, जिनके बारे में बार बार जिक्र आएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है जीनोम। तो जीनोम क्या होता है? तो जीनोम हम ये बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, जितने भी जीन हैं किसमें? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम के अंदर जितना टोटल जीन प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा? जीनोम बोला जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 23 क्रोमोसोम्स की। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 46। क्लियर है? देन एलील क्या होंगे? एलील ये बोलेंगे कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन है मान लो, ठीक है, एक जीन है, यूँ मान लो कि प्लांट हाइट का जीन है। अगर बात करें हम प्लांट हाइट की तो उसमें जीन क्या है? ये जीन हुआ। ठीक है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होते हैं? डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि ये टॉल है। ठीक है, एक होता है ड्वार्फ, तो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक जीन की 2 फॉर्म होना, किस तरीके से? द 2 फॉर्म ऑफ ए सेम जीन, यानी कि ये जीन था आपका, ठीक है, तो इसकी 2 फॉर्म हो जाना। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी 2 फॉर्म क्या होंगी एक जीन की? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। समझ रहे हो बात को?
क्या बोला मैंने कि एक जीन है प्लांट के अंदर, वो हाइट का जीन है, ठीक है। तो या तो प्लांट बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा, या फिर बहुत छोटा होगा। तो जो बड़ा है उसको रिप्रेजेंट किया है हमने कैपिटल टी से, ठीक है, और जो स्मॉल है उसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। तो ये जो दोनों फॉर्म होगी इनको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। तो द टू फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की दो फॉर्म, दैट कंट्रोल द सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम कैरेक्टरिस्टिक को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों हाइट के जीन हैं, तो एक टॉलनेस के लिए है, एक ड्वार्फनेस के लिए है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एलील्स। ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन डोमिनेंट एलील, ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए हर कंडीशन में। अब कंडीशन अलग अलग कैसी होंगी, एक तो ये कंडीशन देखो, होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों सेम टाइप के। ये कैसी हुई, ये भी होमोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस क्या होती है, जब एक कैपिटल हो एक स्मॉल टी हो। ये कैसी हुई, हेट्रोजाइगस, डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये तो टॉलनेस के लिए है, ये ड्वार्फनेस के लिए है। तो ये कंडीशन कैसी हुई, ये हुई आपकी हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हुई। और ये कैसी हुई, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन हुई। तो ऐसे एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे कंडीशन कौन सी, होमोजाइगस हो चाहे कंडीशन हेट्रोजाइगस हो, उनको बोला जाता है डोमिनेंट एलील। सो दे एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशंस। ऐसे एलील जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाएँ और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, उनके लिए क्या हम बोलेंगे, डोमिनेंट एलील्स, ठीक है। लेकिन अगर रिसेसिव के बारे में बात करें तो दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। ऐसे एलील जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर कंडीशन ऐसी होगी तो वो एलील सप्रेस हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ गए, डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि एक डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है हर कंडीशन में, कोई भी कंडीशन दे दो उसको। लेकिन एक दूसरा क्या है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस हर कंडीशन में नहीं कर पा रहा, सिर्फ वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब कंडीशन होमोजाइगस होगी। क्लियर है। देन जीनोटाइप, ये डेफिनेशन में पूछते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप। तो जीनोटाइप नाम से पता चल रहा है जीन से रिलेटेड है, ठीक है। सो हम ये बोलेंगे कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स जीनोटाइप, ठीक। ऐसे ही फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिख रहे हैं कि कोई छोटा है या बड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो ये कैरेक्टर आप बाहर से देख के बता सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिनोटाइप। क्या लिखा है, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो चेंज भी हो सकता है, अगर हमने किसी का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, उसके अंदर जीन्स को चेंज कर दिया हमने, तो फिनोटाइप भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इन सब को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग जॉन मेंडल के बारे में। तो मेंडल जो है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स का फादर जो है वो कौन है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। इनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, और जो डेथ है वो 1884 में हुई थी। इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, जॉन मेंडल को बोला जाता है। दूसरा पॉइंट कि इन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। सो जॉन मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी, जो पी प्लांट होता है आपका, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस पी प्लांट को पाइसम सटाइवम बोला जाता है। जो उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, पाइसम सटाइवम। तो देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। इन 1856 मेंडल परफॉर्म्ड फर्स्ट सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने पहले जो सेट है एक्सपेरिमेंट्स का वो कब स्टार्ट किया था,
1856 में, और यहाँ से 7 साल तक लगातार उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था विद गार्डन पी, जिसको क्या बोला जाता है, पाइसम सटाइवम। इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर मेंडल ने अपना काम किया था। सो द आंसर इज पाइसम सटाइवम। सो ये साइंटिफिक नेम है, इनको लिखने का भी एक तरीका होता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो पहला जो है वर्ड, ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, एंड द सेकेंड वर्ड इज इट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज़। तो जीनस और स्पीशीज़ को सेपरेटली लिखते हैं। जीनस का पहला लेटर वो है कैपिटल होता है, स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होता है, एंड दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, तो आपने सही नाम बिल्कुल सही लिखा हो, वो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स। क्लियर है? मेंडल ने किसके ऊपर काम किया था? पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया था। ठीक है। देन वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। क्या रीज़न थी कि भाई उसने पी प्लांट ही सिलेक्ट किया, वो कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता था। बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने का उसका मेन जो वजह थी वो क्या क्या थी कि एक तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, उसके अलावा बाइसेक्सुअल है तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होगा, इसमें हम क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं, और इसके जो कैरेक्टर्स थे वो ईजिली ऑब्जर्वेबल हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट के ईजिली अवेलेबल हैं। जैसे आगे बताएंगे, अभी 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि सीड शेप, देन पॉड शेप, पॉड कलर, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट। इन सब 7 कैरेक्टर के बारे में अभी हम बात करेंगे। देन क्या क्या है? पहला तो यही है कि डिस्टिंक्ट ईजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट वर अवेलेबल। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। देन लाइफ साइकिल जो थी इसकी वो बहुत शॉर्ट थी, तो जो प्रोजनी है हमें बहुत जल्दी मिल रही थी इसमें। देन बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो बाइसेक्सुअल अगर है तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ईजिली हो सकता है। प्लांट को अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाना हुआ तो वो कर लेगा। अगर हम चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन करवाना तो हम आर्टिफिशियली तरीक़ों से करवा सकते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी भी ये प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी वजह थी कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। ठीक है। देन रीज़न बिहाइंड मेंडल सक्सेस। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि मेंडल कामयाब क्यों हुआ। देखो हुआ क्या था कि 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी किसी किडनी डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, किडनी डिसऑर्डर की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका वर्क जो था वो उसके मरने तक अनरिकॉग्नाइज्ड था। मेंडल के वर्क को किसी ने सराहना नहीं की थी उसके लाइफ टाइम में। क्यों? क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन था, तो अपना जितना भी डाटा उसने निकाला वो मैथमेटिकल फॉर्म में निकाला, तो लोगों को उनकी बातें समझ में ही नहीं आई स्टार्टिंग में। लेकिन जब 1900 की बात करें, 1900, 1901, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। कार्ल करन्स थे, वॉन सरमार्क थे, ठीक है, एंड ह्यूगो डी वेराइज थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, अलग अलग ने तीनों ने काम किया इंडिपेंडेंटली, और मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तब पता लगा था कि जो काम मेंडल साहब ने किया है वो सारा बिल्कुल सही है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या है कि रीज़न बिहाइंड द मेंडल सक्सेस, कि मेंडल कामयाब क्यों हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी मेंडल के कामयाब होने की कि उसने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। ही स्टडीड 1 कैरेक्टर एट ए सिंगल टाइम, दैट्स वाई मेंडल वाज सक्सेसफुल। आपको ये ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उन 7 कैरेक्टर्स की जो मेंडल ने स्टडी किए थे। ठीक है, तो उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे। ये सारे 7 कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे। तो ये बोलते हैं कि 1856 में, यानी कि 1856 में उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना करना स्टार्ट किया था, और वो 7 साल तक किए थे। ठीक है, तो हर एक साल में एक कैरेक्टर उसने स्टडी किया था। तो यही वजह थी कि मेंडल जो था वो कामयाब हुआ था, कि ही स्टडीड 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम। अब इन 7 कैरेक्टर के बारे में जानते हैं क्या होते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हुए। डोमिनेंट है, रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव आपको अभी बता दिया, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, चाहे कंडीशन होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव जो अपने आप को हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस ना कर पाए, सिर्फ होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करे। देन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये 7 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीड शेप की। तो सीड शेप जो है, ये बोलते हैं कि जो राउंड सीडेड हैं, जो राउंड सीड्स हैं, दे आर डोमिनेंट कैरेक्टर एज वेल एज रिंकल्ड सीड। जो राउंड है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर एंड रिंकल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। आपको ध्यान रखना है, रिंकल्ड को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट नहीं करना है। जो कैरेक्टर ये होगा, इसको अगर हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एलील हैं। अभी आपको बताया था ना कि एक जीन की 2 फॉर्म हैं। देखो ये राउंड और रिंकल्ड, एक जीन की 2 फॉर्म होगी तो इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, दूसरा हुआ सीड कलर। तो सीड कलर के बारे में हम क्या बोलेंगे कि सीड जो कलर है वो येलो कलर इज़ डोमिनेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल वाई। एंड जो ग्रीन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल वाई, ये रिसेसिव हुआ। ठीक है, तो सीड शेप, सीड कलर, ये दो तो क्या हुए, सीड के। देन बात करते हैं पॉड शेप की, कि जो पी प्लांट है उसकी शेप, तो ये बोलेंगे फुल और इन्फ्लेटेड, इट रिप्रेजेंटेड बाई एफ। ठीक है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। ठीक है, मान लो पी प्लांट है आपका, तो ये जो है ये पी प्लांट है, तो ये कैसी शेप हुई, फुल शेप है ये। ठीक है, अगर कंस्ट्रिक्टेड की बात करें तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कंस्ट्रिक्टेड है, ये कैसा हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। देन पॉड कलर, पॉड का कलर अगर हम जाने तो पी प्लांट कैसा कलर का होता है, ग्रीन। सो ग्रीन कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो। ठीक है, उसके बाद में ये किसी रिलेटेड कैरेक्टर हुए पॉड से, तो 2 कैरेक्टर सीड के, 2 कैरेक्टर पॉड के, 2 कैरेक्टर फ्लावर के, और 1 कैरेक्टर हो गया उसकी हाइट का। सो फ्लावर के कलर के बारे में बात करें तो वॉयलेट जो है इट इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर प्लांट हाइट की बात करें, स्टेम हाइट की बात करें तो क्या बोलेंगे, टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एनटीएससी का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ ए रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ सीड कलर। तो ऑप्शन दे दिया आपको, येलो, ग्रीन, उसके अलावा वॉयलेट, वाइट, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि सीड कलर के डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर क्या क्या है, और उसके अलावा डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील कौन सा है और रिसेसिव एलील कौन सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद हम बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या बोलेंगे, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड यानी कि 2 चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस होगी, विच डिफ़र इन ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो डिफ़र होंगे सिर्फ एक पेयर में। वो एक पेयर चाहे प्लांट हाइट हो, चाहे वो सीड कलर हो, चाहे पॉड कलर हो, चाहे फ्लावर पोजीशन हो, चाहे फ्लावर कलर हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्रॉस है 2 इंडिविजुअल के बीच में जो डिफ़र करते हैं सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इज़ टेकन, सिर्फ एक कैरेक्टर लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो हम ये बोलेंगे, अगर प्लांट हाइट को मान के चलें, ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया था कि एक ड्वार्फ होगा, एक टॉल होगा, 2 एलील होंगे एक जीन के। तो ये टीटी इज रिप्रेजेंटेड बाई टॉल प्लांट। ठीक है, जो टॉल प्लांट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टीटी एंड ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल टी। ये चीज़ क्लियर हुई, ये क्या है, पेरेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना,
कि एक टॉल प्लांट लिया है हमने, एक ड्वार्फ प्लांट लिया है। तो टॉल को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से एंड ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। अब ये टॉल और ड्वार्फ क्या हैं, ये इसके फिनोटाइप हैं कि हमने एक्सटर्नली देख के बता दिया कि ये प्लांट तो टॉल है और ये प्लांट छोटा है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट, दीज आर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स जब फ्यूज़ करेंगे तो गैमेट्स के थ्रू होगा। तो सबसे पहले तो गैमेट आएंगे, तो यहाँ पे गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी, ये आपको दिख रहा है, एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। यहाँ पे गैमेट भी एक तरीके का ही बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों को मिक्स करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज़ हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका हम देखें तो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, ये कैसे होंगे, टॉल प्लांट। टॉल क्यों होंगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, अभी आपको क्या बताया था मैंने, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल था। और कैपिटल टी जो है वो डिनोट कर रहा है कैपिटल टी। तो जहाँ भी कैपिटल टी दिख जाए आपको, वो सारे टॉल प्लांट आएंगे। ड्वार्फ कौन से होंगे, जहाँ पे स्मॉल टी दिखता है, क्योंकि आपको पता है कि ड्वार्फ वैसे भी रिसेसिव में हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये कैसे बनेंगे, सारे ऑल टॉल पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। टॉल बनेंगे जितने प्लांट बनेंगे वो। अब इस टॉल प्लांट को, ये जो जनरेशन इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, दैट स्टैंड फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अगर आपसे पूछ ले कि डिफाइन F1 जनरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, एक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। वो क्रॉस दो इंडिविजुअल के बीच में जो हमें देती है वो क्या होती है, F1 जनरेशन है वो, ठीक है। अब इस F1 की जब हम सेल्फ पोलिनेशन करवा देते हैं, हमने जब इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई, जब इसकी सेल्फिंग करवा दी, यानी कि कैपिटल टी था स्मॉल टी के साथ में, इसको अगेन इसी से सेल्फ पोलिनेट करवा दिया, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब ये हुआ तो इसके गैमेट क्या क्या बनेंगे, अगर यहाँ पे बात करें तो गैमेट क्या बनेगा, एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यही दिख रहा है आपको। सेम यहाँ बात करें तो क्या बनेंगे गैमेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये चीज़ क्लियर हुई। देन इस तरीके से इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने ये मेथड निकाला था, पुनेट स्क्वायर मेथड। तो एक साइड आप एक के गैमेट लिख लो, एक साइड आप दूसरे के गैमेट लिख लो, ठीक है। एक साइड मान लो इधर मेल लिख लिया हमने, तो ऊपर मेल डिनोट किया जाता है इस साइड से, और नीचे जो है वो फीमेल डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक साइड कैपिटल टी स्मॉल टी एंड सिमिलरली इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम बनाएंगे तो कैपिटल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब देखो क्या दिख रहा है, इससे हम क्या बता सकते हैं। अगर हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप यानी कि बाहर से देख के बता दें, बाहर से देख के इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ भी ये दिख जाए आपको कैपिटल टी या फिर आपको ये दिख जाए, तो ऐसे केस में जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, टॉलनेस के लिए जीन है ये, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ऐसे ही जहाँ भी आपको ये दिखाई दे सिर्फ उसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये ड्वार्फ प्लांट होंगे। आई बात समझ में। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो हम बाहर से देख के बता दें। तो बाहर से देख के क्या बता रहे हैं, ये टॉल है भाई, एक कैपिटल टी, यहाँ तो दोनों कैपिटल टी हैं, टॉल हो गया। देन एक कैपिटल टी है, टॉल हो गया, एक कैपिटल टी है, टॉल हो गया। यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है, तो यानी कि ये जो एक बच गया ये कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो अब फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो फिनोटाइप जो रेशियो है वो क्या आएगा कि 3 तो टॉल हो गए और एक रह गया ड्वार्फ। यानी कि 3 जो है कौन कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो एक बच गया वो क्या था, स्मॉल टी। फिनोटाइप रेशियो क्लियर हुआ। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है जो पेरेंट एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में रखना है, जो दूसरे हैं उनको एक कैटेगरी में रखना है। लाइक ये देखो आप
कैपिटल टी दिख रहा है आपको, इसके जैसा दूसरा कोई है नहीं है, तो ये 1 लिख दिया हमने। देन कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको, इसके जैसा और कोई है, ये रहा, तो 1 और 1 2, आगे तो नहीं है, तो इसके लिए लिख दिया हमने 2। और ऐसे ही स्मॉल टी है, इसके जैसा कोई है नहीं, तो इसके लिए हमने लिख दिया 1। यानी कि ये एंड ये, तो ये सब हुए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज़। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मैंने क्या बोला कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी और डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से। एक बार फिर से बताऊं आपको कि ये एक टॉल प्लांट है, ये एक ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी, ड्वार्फ इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल टी। गैमेट बनाएंगे, इधर एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा, इधर कैपिटल टी, दोनों को हाइब्रिड करवाएंगे तो मिक्सर बन जाएगा। F1 जनरेशन है, जितने भी प्लांट आएंगे सारे टॉल होंगे, इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवा दी, उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। यहाँ भी गैमेट बना लेंगे, यहाँ भी गैमेट बना लेंगे, गैमेट सेम बनेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रॉस कर लिया। तो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो होगा फिनोटिपिक रेशियो, ये रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो ये है। इसको जब आप बार बार बना के देखेंगे तभी आप इसको ईजिली अच्छे से समझ पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसको दोबारा से भी रिवाइज़ कर लेंगे। टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।